क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने कितने मेजर वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट से जूझा है? कितने वीर और बहादुर सैनिकों और ऑफिसर्स ने अपने लहू का बलिदान दिया है? कि ऐसे बहुत से वीर हैं जिनको ये पेंशन भी नसीब नहीं होती। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सपोर्ट आवर हीरोज, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पंख 20 से ज्यादा राज्यों तक फैला दिए हैं। कारगिल वॉर के वेटरन के दो सुपुत्र गौरव और रंजीत इस ऑर्गेनाइजेशन के रचयिता हैं। सावधान इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर। दैट्स व्हेन SOH was founded around 2016। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पिताजी ने अपनी जवानी फौज को दी है और मैंने अपनी आंखें ही फौज में खोली है। उस समय जो न्यूज़ फ्लैश हो रही थी हर चैनल में वो सही नहीं थी। कोई डिसेबल ड्यूरिंग सर्विस हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल, ड्यूरिंग सर्विस विडो हुई है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुई है, कोई पेंशनर है, कोई नॉन पेंशनर है। वो लेडी हॉस्पिटल में लेके गई एडमिट कराने के लिए, बच्चा मर जाता है, ट्रेन में उसे अपने छाती से लगा के सफ़र करती है। गौरव शुक्ला आज हमारे गेस्ट हैं। सो हमने यूपी का डेटा निकाला, यूपी का ऑनलाइन प्रधानों का डेटा निकाला। बाहर ना एक धारणा है फौज में आदमी जिसने भी वर्दी पहन ली उसे पेंशन मिलती है। दूसरा, फौज में सब कुछ फ्री में मिलता है। हमारा ना करोड़ों अरबों का डिफेंस बजट जाता है। टीम में तीनों सर्विसेज से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, जिसमें एक है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों साहब जो आपके पॉडकास्ट पे भी आए थे। उनकी 5 पीढ़ियां फौज में रही हैं। दूसरे एयरफोर्स से हैं विंग कमांडर विनोद नायक, कर्नल RD शर्मा है, नेवल कमांडर गवी कुमार, सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली, सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है। प्रोजेक्ट पिट्ठू, प्रोजेक्ट सेहत, प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट सशक्त, एक प्रोजेक्ट हमारा इंसानियत। उस प्रोजेक्ट का नाम है विंग कमांडर विनोद नायक मेमोरियल स्कॉलरशिप। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गौरव शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने कितने मेजर वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट से जूझा है, लड़ा है? हमारे कितने वीर और बहादुर सैनिकों और ऑफिसर्स ने अपने लहू का बलिदान दिया है और इस देश के लिए कुर्बान हो गए? क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश के ना सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के शूरवीर बिना किसी मेजर वॉर या मेजर कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी अपने देश की मिट्टी के लिए रक्षा करते हुए हमारे दुश्मनों के गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देते? और शायद उनमें से कितने वीर देश के लिए शहीद हो जाते हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं चलता। मुझे यकीन है कि मेरे पास वक्त कम होगा पर ये जांबाजों की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आपको लगता है ये शूरवीर जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज को बहुत सपोर्ट मिलता होगा। सबके दिमाग में ये पेंशन शब्द छपा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ऐसे बहुत से वीर हैं जिनको ये पेंशन भी नसीब नहीं होती। Emergency Commission Officers, Short Service Commission Officers of times of 1965 and 1971 war। ये पहले युद्ध में लड़े और फिर पता नहीं कितने साल अपनी पेंशन के लिए। अब प्लीज जरा सोचिएगा, एक जवान की पेंशन कितनी होगी उस समय? वो जवान तो वीर गति को प्राप्त हो गए पर उनके पीछे उनका घर, उनका परिवार आज तक आर्थिक समस्याओं से युद्ध लड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुहिम की जिनका केवल एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि इन शहीदों और शूरवीरों के परिवार का ना सिर्फ उनका हक दिलवाना बल्कि उनकी देखभाल भी करना। सपोर्ट आवर हीरोज, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पंख 20 से ज्यादा राज्यों तक फैला दिए हैं। कारगिल वॉर के वेटरन के दो सुपुत्र गौरव और रंजीत इस ऑर्गेनाइजेशन के रचयिता हैं और इन दोनों में एक सुपुत्र गौरव शुक्ला आज हमारे गेस्ट हैं।
गौरव भी जिंदगी के बेसिक चैलेंजेस कॉलेज टाइम से ही शुरू हो गए थे। सेल्फ डिपेंडेंसी का खिताब इन्हें इन्हीं दिनों से मिल गया था। पढ़ाई के साथ बीपीओ में जॉब करी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नोएडा की फिल्म सिटी में काम करने के बाद अकेले मुंबई नगरी में अकेले निकल पड़े, कुछ और सीखने और करने के जज्बे के साथ। सावधान इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर और कई और प्रोडक्शन हाउसेस में असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल करने का इन्हें मौका भी मिला। उसके बाद जंतर मंतर के OROP के वक्त के दौरान इन्हें समझ आ गया था कि इनका लाइफ का मिशन कुछ और ही है। That's when SOH was founded around 2016. आपको क्या लगता है सिर्फ वही लोग सिपाही होते हैं जो बॉर्डर पर जंग लड़ते हैं, जो वर्दी पहनते हैं? देखिए, इन बॉर्डर पर लड़ने वालों के घर वालों के लिए जो आज भी लड़ रहे हैं, उनकी सलामती, उनके भविष्य के लिए, ये भी एक सिपाही ही हैं। बस ये पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हर शहीद सिपाही के परिवार की एक जिंदा उम्मीद बन चुके हैं। इनका गोल है इज्जत, सहारा और सम्मान वापस उन लोगों के लिए जिनके लिए वर्दी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, एक पूरी जिंदगी थी। आज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गौरव शुक्ला एंड ऑफ कोर्स ऑफ SOH में ऐसे कई कहानियां आप सबके साथ शेयर होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। Let's welcome the Sipahi from the realm of support our heroes, Gaurav Shukla. Welcome, Gaurav. थैंक यू सो मच कमांडर साहब। कमांडर साहब ने जो मेरे बारे में और हमारे वेटरनों के बारे में, हमारे वॉरियर्स के बारे में जो आपने बोला है वो सराहनीय है। और वो शायद सुंदर और तब बन जाता है जब पॉडकास्ट लेने वाला खुद एक वॉरियर रहा हो। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपके द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहूँगा और वो ऐसी स्टोरीज़ हैं जो शायद दूर दराज लोगों तक, भारतीय तक पहुंच नहीं पाती हैं। सो आज मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि शायद आप जब सुनेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि क्या ऐसी स्टोरीज आज 21st सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करती हैं, इतने पॉलिसीज होने के बावजूद भी। आई थिंक आपको मंच पे बुलाने का रीज़न यही था। उस युद्ध के रेल्म से दूर आपके रोज़ाना के युद्ध के बारे में आज बहुत कुछ खुलासे होने वाले हैं। आप उसके लिए तैयार हैं? एक्सट्रीमली रेडी। चलिए अपने सवालों का कारवां शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप रहे हैं एक कारगिल वॉर वेटरन के सुपुत्र आप हैं। वो वाली जर्नी जब आपको ये एक सेल्फ रियलाइजेशन था कि आपके फादर खुद 1999 के वॉर में लड़े थे, उस चीज़ को आपके सपोर्ट आर हीरोज़ SOH और उसकी एक्टिविटीज़ में कैसे वो आपने इन्फ्लुएंस किया? जो SOH का जो जन्म हुआ उसमें आपका बैकग्राउंड का कितना महत्व रहा है? मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूँ और शायद वो फील ही है जो मुझे SOH तक लेके आई। सो बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि श्योर मेरा इतिहास क्या रहा है। लोगों को आज SOH और गौरव दिखता है, इससे पहले गौरव क्या था वो नहीं पता। सो जैसा कि आपने बताया, माय फादर वाज इन द कारगिल। वो 1999 में कारगिल वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 28 साल इंडियन आर्मी के द्वारा देश की सेवा की। 28 साल एक लंबा वक्त होता है किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर पाना। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पिताजी ने अपनी जवानी फ़ौज को दी है और मैंने अपनी आंखें ही फ़ौज में खोली हैं। सो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। 28 साल का जो आपने महत्व का जिक्र करा, मैंने मात्र 3 साल कम उनसे 25 साल की मेरी भी नौकरी रही है। बट मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये जो 25 साल थे ना, मेरा DNA ना आज फौज ही है। बिल्कुल। तो मैं आपकी वो जो इमोशन हैं, चाहे आप उनके सुपुत्र हैं, मैं समझ सकता हूँ वो कितना क्लोज नेट होता है। आप फ़ौज को एज अ सन आप देखते हैं बड़े होते होते, और आप अपने फादर की जो भी उनका रोड मैप रहा है, कभी ट्रांसफ़र्स जाना, कभी और तकलीफ़ों से गुज़रना, और आपके फादर ने तो खुद युद्ध में भी पार्टिसिपेट करा है, तो उसमें एक फैमिली का रोल क्या आता है, मैं उस चीज़ को समझ भी सकता हूँ। जी। सो आपने जैसे कि बताया कि
ये चीज़ों का कितना महत्व रहता है, खासकर एक फौजी और फौजी की फैमिली में। और मैं कहता हूँ कि जब फौज में फौजी भर्ती होता है तो एक्चुअली वो सिर्फ एक भर्ती दिखता है आपको, लेकिन जी। त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान पूरी फैमिली करती है। बिल्कुल, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बीबी हो। 100%। इस चीज़ को अगर हम लेके चले तो मैं बताऊँ, मेरी जो पैदाइश है वो फरीदकोट पंजाब की है। जी। मेरी जो प्ले स्कूल था या स्कूलिंग हुई है वो असम गुवाहाटी से हुई है। मेरी जो अप टू 5 जिसे हम प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं वो आर्मी स्कूल मेरठ कैंट से हुई है। जी। 6 से लेके ग्रेजुएशन तक मैं 12th तक की हम बात करें तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं टेपसाइट दिल्ली से पढ़ा हूँ। जी। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मेरा फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस नोएडा में था और आज SOH के द्वारा पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। मतलब एक जिगजैग वाला रोड मैप आपका रहा जैसे है। आप जानते हैं कि आपको कभी कहीं बॉर्डर पे डाल दिया, कहीं और बॉर्डर पे डाल दिया, घाट घाट का पानी पिया था, तो SOH के द्वारा हम भी घाट हमने तो समुद्र का पानी पिया है। बिल्कुल। सो अब मैं, ये रही एक शॉर्ट जर्नी। अब मैं बात बताता हूँ ट्विस्ट की। जी। वी आर 3 ब्रदर्स, जिसमें आपने 2 का जिक्र किया है, मेरा और रंजीत शुक्ला का। सो आई एम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ। रंजीत मुझसे 3 साल बड़े हैं और उनसे बड़े हैं रोहित शुक्ला, जो कि 2 साल उनसे बड़े, यानी कि 5 साल मुझसे बड़े हैं। सो हम लोग 3 भाई हैं। ये बात तब की होगी जब मैं आई थिंक आई वॉज इन 9th, मैं 9वीं में था और मेरे भाई साहब रंजीत शुक्ला 12th में थे। पापा पेंशन आ चुके थे। जब पेंशन आ चुके थे तो मेरे सबसे बड़े भाई साहब AIT में थे और अपनी BTech कर रहे थे। एजुकेशन लोन निकला हुआ था। जब बंदा या कोई फौज में जब जाता है तो अकेला होता है, माँ बाप उसके यंग होते हैं, उसमें कुछ खास जिम्मेदारी नहीं होती। जब वो रिटायर होके घर आता है तो सैलरी पेंशन में तब्दील हो चुकी होती है आधी। जी। उसकी बीबी होगी, 2 बच्चे होंगे एटलीस्ट, माँ बाप बुढ़े हो चुके हैं, तो जिम्मेदारियां उस पर ज्यादा होती है। बिल्कुल। और गलती से अगर उसने अगर हाउस या कुछ और प्लान कर रखे तो वो अलग जिम्मेदारी। तो उस समय गया काम से। बिल्कुल। तो मेरे बड़े भाई को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, तो एजुकेशन लोन चल रहा था उससे। और उसी दौरान मुझे याद है एक बार पड़ी दिवाली बच्चों के लिए होता है क्लोज काफ़ी। सिर्फ 50 रुपए थे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। एंड पापा यहाँ नहीं थे एक्चुअली। मैं आपको भी ट्विस्ट बताऊंगा कि क्या लाइफ में था। सो व्हेन आई वाज ओनली 5 years ओल्ड, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो जो हमारी परवरिश हुई है वो मेरे पिताजी ने की है बाय रिसोर्सेज, और जिनकी निगरानी में किया है वो मेरे चाचा जी और मेरे मासी की निगरानी में किया है। तो जब ये दिवाली थी, मेरे पापा फौज में थे और पोस्टेड थे, एंड हम लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई दूसरों के यहाँ पे स्वीट्स आए हैं, पटाखे आए हैं, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं। और बहुत टिपिकली हम मांग रहे थे। तो एक टाइम आया, उन्होंने बोला ये रहे 50 रुपये, या तो मिठाइयाँ ले लो, या पटाखे ले लो, या घर को डेकोरेट कर लो, इट इज़ योर चॉइस। समझ सकते हैं हम। सो उस 50 रुपये में भी ये मैच्योरिटी हमने दिखाई कि घर में डेकोरेशन होना चाहिए। फिर बात आती है थोड़ा सा आगे जाने की, जब हम बात कर रहे थे। सो एजुकेशन लोन लिया हुआ था, तो एजुकेशन लोन लिया हुआ था, एंड मेरे भाई साहब दूसरे जो हैं उन्होंने 12th क्लियर कर ली थी। 12th करने के बाद उन्हें भी पढ़ाई करनी थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि पहले वाले को पढ़ा लूँ एजुकेशन लोन पे या दूसरे को कुछ कराऊँ। एंड पीछे से मैं भी तैयार था क्योंकि आई वॉज इन 9th। तो मेरे बीच वाले भाई ने मैच्योरिटी शो की। उन्होंने कहा कि पापा, मैं अपनी ग्रेजुएशन जो है मैं रेगुलर नहीं करूँगा जी, क्योंकि उसमें पैसे चाहिए। मैं अपनी ग्रेजुएशन अपने पैसों से करूँगा। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कॉल सेंटर से की। पैसा कमाते थे, ग्रेजुएशन में अपनी फीस देते थे। घर से अगर मैं अगर मैं दे नहीं सकता तो मुझे लेना भी नहीं चाहिए, ये उनके एथिक्स थे। तो मेरे लिए एक रोल मॉडल मेरा भाई बन चुका था। तो जब मैंने 12th किया तो मैंने चूज ही नहीं किया कि पापा मुझे ग्रेजुएशन चाहिए, पैसे हैं या नहीं है, वही रोड मैप पकड़ा। एग्जैक्टली। तो मैंने भी वही फॉलो किया। सो आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर 12th। मैंने तब से पैसा कमाना स्टार्ट किया, पढ़ाई करता था, अपने जेब के खर्चे निकालता था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता था। और इसी दौरान जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम दोनों भाइयों में, इनफैक्ट तीनों भाइयों में जुनून था कि पापा जिसमें रहे हैं। सो माई फादर इज़ अ रिटायर्ड सूबेदार। तो पापा ने अगर कमीशन नहीं लिया, ही वॉज जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो हमें कमीशन लेना है। वो एक हमेशा रहता है, वो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड जी। बट अनफॉर्चुनेटली तीनों का ही नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। सो हमने सारे अटेम्प्ट ट्राई किए और मैंने भी ट्राई किया, लेकिन लाइफ की कहीं तो शुरुआत करनी थी। BPU में मुझे 3 साल में समझ में आ गया था कि
ये आपके लिए नहीं ये बना? मेरे लिए नहीं बना। सो माय सेकंड लव वाज मीडिया। तो उस समय गिने चुने न्यूज़ चैनल्स होते थे और उस समय मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स इन टीवी प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्ट एंड जर्नलिज्म। तो कैसे न्यूज़ चैनल काम करता है, कैसे रेडियो काम करता है, कैसे शोज़ बनते हैं, वो मेरी एक्सपर्टीज़ रही है। ओके। तो मैंने फिल्म सिटी से शुरुआत किया नोएडा में। तो वहाँ पे 2-3 चैनल्स के साथ काम किया और एक बात समझ में आ गई कि वहाँ क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाला चल रहा था और चल रहा है अभी भी। सो वही चल वो रहा है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो आई थिंक वहाँ पे भी आपने जो समय बिताया होगा कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। हाँ, ये ज़रूर मैंने सीखा कि मुझे गलत काम कैसे नहीं करना है, जी किन चीज़ों से बचना है। जी। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं वहाँ पे। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपने सिर्फ ये रोड मैप पकड़ लिया कि आप कोई गलत चीज़ ना करें, दैट इज़ योर प्रोग्रेसिव पाथ। जी जी, थैंक यू सो मच। सो वो मैंने समझ में आ गया कि मुझे कट कॉपी पेस्ट नहीं करना और मैंने लाखों रुपए इसलिए खर्च नहीं किए थे कि मैं वही कहूँ। वो तो किसी भी आप अनपढ़ को, अनस्किल्ड को आप ट्रेन कर सकते हैं। जी। तो मुझे फिर रुख बदलना पड़ा, या तो मुंबई की तरफ बढ़ो या फिर अपनी जॉब, मतलब अपनी फील्ड ही छोड़ दो, क्विट कर तो आप मुंबई नगरी निकल पड़े। सो मैं मुंबई चला गया। मुंबई का भी एक असूल है कि यू शुड हैव सम माई बाप। माई बाप अगर रहने के लिए नहीं है या करियर बनाने के लिए नहीं है, देन आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो मैं जब रहने गया था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं कहाँ रहने जा रहा हूँ। बस एक लिंक लिखा था कि गौरव आ जाओ, यहाँ पे जगह है। तो मैं भगत सिंह नगर, गोरेगांव वेस्ट में रहा था। वो पूरा चौल का इलाका है जी। और वहाँ पे 5-6 महीने बारिश होती है मुंबई में। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। 6 साल रहे हैं सर हम हाँ, मुंबई में। तो बस जब बारिश जब होती है तो आपको पता है मुंबई कितनी हमारी गाड़ी भी पानी के अंदर डूबी पड़ी है। सो वही स्थिति थी कि जब बारिश होती थी, हम चौल में मैं रहता था, पानी पूरे घुटनों तक आ जाता था, ऊपर किया निकल जाते थे। आसपास बुचरी शॉप थी, तो सारी जो गंदगी है वो इधर उधर फैली रहती थी। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। और मुझे पता है जब मैं वहाँ धक्के खा रहा था तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ सुनने में आती थी कि ये फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट कर लेना, ये फ़ोन नंबर है, कांटेक्ट कर लेना। तो मैं अलग अलग लोकेशन साइट्स पे जाता था जहाँ शूटिंग चल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस वाले आपके रिज्यूमे गेट पे ही ले लेंगे, वो भी गेट कीपर। बाद में हो सकता है आपको पता चला उसमें चना खा के फेंक दिया। तो मैंने 2 महीने मतलब जिसे रगड़ा खाया अच्छा बहुत खासा। अच्छे से, मतलब कहते हैं चप्पलें घिसना, जूते घिसना, वो मैंने किया। मैंने एक पूरा डेटाबेस तैयार किया अपने फ़ोन में और लैपटॉप में। और एक दिन मेरे घर में चोरी हुई और मेरा वो सारा डेटा उड़ गया चौल में। राइट। यानी कि जिन कॉन्टैक्ट्स को मुझे अब एनकैश करने का समय आ रहा था, वो कॉन्टैक्ट सारे चले गए, क्योंकि लैपटॉप फ़ोन में सेव करता था। तो मुझे लगा कि अब नई ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत, क्योंकि 2 महीने से सिर्फ मैं पसीना बहा रहा था। एंड फाइनली मुझे फिर एक दिन ऑफर आया, किसी ने बोला गौरव क्या तुम मुझे असिस्ट करोगे? एंड वो था सावधान इंडिया से। ओके। मैं वहाँ पे गया और मैंने ये भी नहीं पूछा मुझे कितना दोगे वर्किंग आवर्स, बिकॉज मुझे सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। जी। मुझे एक नाम चाहिए था जो मैं अपने ऊपर लगा सकूं, वो मुझे मिला। आई थिंक मैं महीना 2 महीना निकल गया, सामने मुझे सैलरी भी नहीं मिली। तो मैंने पूछा भाई साहब कब मुझे मिलेगी? कहा अभी मुझे नहीं मिली है, थोड़ा रुक जाओ। ये ऐसे करके मैंने 3 महीने गुजारे और 3 महीने बाद मुझे तनख्वाह मिली 5,000 रुपये। ये कौन सा वक्त था? ये आई थिंक बात है 2011 के आसपास की, 11-12 के बीच रही होगी। तो 5,000 रुपये 3 महीने में, और मैं तब से रेंट, खाना पीना अपने सेविंग से लगा रहा था जो मैंने कॉल सेंटर में कमाया था। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि कहा जाता है कि आप अगर डेडिकेटेडली लगे हुए ना, तो भगवान देख रहा है, कोई और देखे ना देखे। ही इज़ सुपीरियर, ही इज़ सुपर हीरो। सो मैं जब सुप्रीम है वो। करेक्ट, सुप्रीम है वो। तो मैं इतना डेडिकेटली काम करता था कि मैं पैसा नहीं सोचता था मुझे कितना मिलेगा। सो एक सुनहरा एक दिन ऐसा आया कि मेरा जो बॉस थे, उनकी वाइफ वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर ओवर देयर। ये साउथर्न इंडिया की ही बात चल रही है? अच्छा। तो वो आई और उन्होंने बोला गौरव वो फलाना का है जो एक्चुअल में कास्टिंग डायरेक्टर है जिसे मैं असिस्ट करता था। तो कहा कि मैंने कहा वो तो मुझे पता नहीं कहा है। अरे मैंने कास्टिंग के लिए बोला था, ऑप्शंस निकाले नहीं निकाले, मुझे वहाँ पे चैनल को भेजना है। तो मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता उन्होंने निकाले, बट यस आई हैव सम ऑप्शंस, अगर आप बताओ तो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सेंस आ गई थी एक्सपीरियंस। तो मैंने कुछ दिखाए ऑप्शन एंड उन्हें पसंद आए। तो मे भी दिमाग में मैडम के कुछ हुआ हो, फिर वो बंदा वापस आया जिसे मैं असिस्ट कर रहा था, जो कि एक्चुअल में कास्टिंग डायरेक्टर था। और दोनों में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई, मतलब बहसबाजी हुई कि बॉस की बीवी से अगर आप बहसबाजी करोगे तो क्या होगा।
शाम लात को पड़ेगी। बिल्कुल, शाम को पत्ता कट गया, उसे निकाल दिया गया, और निकाल दिया गया तो शाम को मुझे फोन करता है, गौरव कल से तुझे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तू मुझे असिस्ट कर रहा था। अब उसे लात पड़ गई तो उसे भी गुस्सा तो आएगा। नेक्स्ट डे मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं जाऊं नहीं जाऊं, बट मैं गया। बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल लेकिन मैं गया, इसलिए गया कि मैं इस दिन का ही इंतजार कर रहा था कि मेरी जगह तो कहीं बने, कोई मुझे देखे, तो काम तो मैं कर रहा हूं, अब मैं दोबारा एक से गिनती कैसे करूंगा। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं वहां जब गया तो एक बहुत लंबी लाइन लगी थी ऑडिशंस की, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर जा चुका है, वो तो ऑडिशंस के लिए आए थे। अब लोगों को समझाना मुश्किल था। तो बॉस की वाइफ ने मुझसे बोला, गौरव वुड यू लाइक टू हैव कास्टिंग विद ऑल दीज? मैंने कहा डन मैम। नेकी और पूछ राइट, तो मैंने कहा डन, क्योंकि मैं आया हूँ, खाली तो हुई। मैंने सबके ऑडिशन शाम के 9 बजे तक मैं करता रहा, भीड़ बहुत हो गई थी जी। और फिर मैं कुछ नहीं बोला, मैं वापस अपना बोरिया बिस्तर लेके आया था। तो उन्होंने बोला गौरव कल से आओगे? मैंने कहा ओके मैम। तो मैंने ये भी नहीं पूछा क्यों आओगे, कि मैं आ गया। अगले दिन मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया। सो जितना मुझे 5,000 3 महीने का मिला था, उसका 10 गुना मुझे 1 महीने का मिलने लगा। उस दिन आपको ये पता चल गया होगा कि जिसको आप असिस्ट कर रहे हो वो कितना ले रहा था। सही आप कह सकते हो। मैं जनता को एक बात बताना चाहूँगा, गौरव ने कितनी सादगी से ये जो चौल की जर्नी, ये जो पानी नी लेंथ तक था, ये चीज़ें ना आज हम बैठ के ऐसे खुलासा करते हुए खुशी से हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे हैं, बट जब ये वक्त चल रहा होता है ना, ये वक्त साला कटता नहीं है, बड़ी मुश्किलात होती है। एंड हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट कि आपने सब कुछ वो झेला। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और चॉइस थी, झेलना था और झेलना पड़ा। बट उस समय जो आपने अपना वजूद नहीं तोड़ा ना, उस वजह से आज आप यहाँ बैठे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, सवालों के एसओएच की हम फिर बात कर रहे थे, जी आपने सर, बोला। सो बेसिकली फैमिली मेरी यहाँ पे है, दिल्ली में सेटल है, तो आई यूज्ड टू कम हियर। मैं मिलने आता था मुंबई से छुट्टी लेके। तो ये बात है 2014 एंड के आसपास की रही होगी। मैं यहाँ पे आया हुआ था, तब एक जंतर मंतर पे एक बहुत शानदार मुहिम चल रही थी, OROP के नाम से। सो OROP क्या है? वन रैंक वन पे। बिल्कुल, वन रैंक वन पेंशन। सो उसकी मुहिम सारे फौजियों की चल रही थी, पूरे भारतवर्ष से फौजी इकट्ठे थे वहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए, बिकॉज पापा भी फौज में थे तो, और पेंशन मिलती थी। तो मैं कनेक्ट तब तक नहीं कर पाया जब तक पापा को पेंशन मिल रही है। सो बेसिकली इतना पता है वन रैंक वन पेंशन फौजियों के लिए, बट क्यों है मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मैंने अपने पापा से बोला, और मैं बोर भी हो रहा था, 1 महीने की छुट्टी के बाद आप घर में कितना रहोगे समय। सो मैंने पापा से बोला, पापा ये OROP चल रही है, आप नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि नहीं जाता हूँ बीच बीच में, बट रेगुलर नहीं जाता। मैंने कहा ओके। 1 हफ्ते बाद न्यूज़ फ्लैश होने लगी, OROP मिल गई है, धरने से लोगों को डिसमेंटल कर दिया गया, लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, बहुत खुश है। सो मैंने पापा से बोला, पापा आपको मिल गई? कहा मुझे मिली नहीं, औरों को पता नहीं। मैंने कहा अच्छा, सन्नू की कुछ भी कह लीजिए। सो 2 दिन बाद मुझे कहीं से एक फेसबुक लाइव दिखाई दी कि एक सिपाही ने रिकॉर्ड करके किया होगा कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पे हम सब फौजी भाई बैठे हुए हैं, न्यूज़ चैनलों ने दिखाना बंद कर दिया है, कोई दिखा नहीं रहा है, गलत न्यूज़ फ्लैश हो रही है। सो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये रियल लाइव अभी की है या पुरानी है जो अभी पोस्ट की गई है। सो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। सो मैंने सोचा कि खाली हूँ, क्यों ना एक बार चक्कर मार के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। तो मैं उस दिन घर से निकला और जंतर मंतर की तरफ गया। जब जंतर मंतर गया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा है, मराठी, कन्नड़, गुजराती, जो जिस राज्य से आ सकता है, पंजाबी, हरियाणी, वो वहाँ पे था। मतलब आप कहो तो मैं कहूँ कि उस OROP ने ना एक सैलाब था, एक भारत बना दिया था एक जंतर मंतर पे, जहां हर एक रीजन और हर एक सर्विसेज का बंदा वहां पे था। आई थिंक जितना मुझे भी समझ आता है, OROP एक ऐसा दौर था जब हमारी जो फौज की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, चाहे वो रिटायर्ड पर्सनल थे, वो एक मौका आया था जब सब एकजुट हो गए थे। बिल्कुल। नहीं तो मैंने ना उससे पहले कभी ऐसा देखा, ना उसके बाद कभी ऐसा देखा। सहमत हूँ मैं, बिल्कुल। है ना, तो मेरे हिसाब से तो एक सैलाब ही आया था, एंड उसमें भी बहुत हमें पिटाई खानी पड़ी थी। हाँ,
और आज भी मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। उसका जो वर्जन्स बाहर आ रहे जी। हैं वो वर्जन के लिए हमें एक और एपिसोड करना पड़ेगा कभी। जी। सो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि उस समय जो न्यूज़ फ्लैश हो रही थी हर चैनल में वो सही नहीं थी, जी। और जो सही थी वो चैनल नहीं दिखा रहे थे। मैं 1-2 दिन रेगुलर फिर मैंने जाना स्टार्ट किया। जो उस OROP के मेन पिलर्स थे, जो उस मुहिम को लेके चल रहे थे, मेरी उनके साथ दोस्ती होने लगी ओके। और हम क्लोज आ गए। वहाँ पे मैं लोगों के साथ एक ड्रिल मैंने बना ली, कितने समय जाऊँगा, इतने बजे वापस आऊँगा। तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे कमांडर साहब सिर्फ OROP एक हक की लड़ाई थी, हक की लड़ाई है। इसके साथ साथ जितना भी वहां लोग आए थे सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उस मुहिम ने सबको बांधा हुआ था। जी। कोई डिसेबल ड्यूरिंग सर्विस हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल हुआ है, कोई ड्यूरिंग सर्विस विडो हुई है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुई है, कोई पेंशनर है, कोई नॉन पेंशनर है, किसी की पेंशन कम आ रही है और जबकि इक्वल रैंक है। मान लीजिए आप हवलदार हैं, हवलदार मैं हूं, आपने 18 साल सर्विस की, 18 साल मैंने सर्विस के, आप मुझसे बड़े हैं, आपने 71 में रिटायरमेंट ले ली, मैं आज ले रहा हूं 2014 में, मेरी पे ज्यादा आपकी कम है। ऐसा क्यों? आपकी गलती, आप पहले जन्म आपने धरती पे ले लिया? नहीं ना। अगर आपने देश को उतने ही समय दिया है, वैसी रैंक से दिया, उतनी ही शिद्दत से दिया है, तो इक्वल होना चाहिए, और खासकर आपके लिए तो और ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन योर ओल्ड एज टाइम। जी। जब आपको सिर्फ खाने पीने की नहीं, एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत है। करेक्ट। सो वहां पे ना कई समस्याएं मैंने देखी। तो पहले स्पार्क आना जरूरी है कि वो स्पार्क आए, तो मैंने एक चीज तो ठान लिया कि कुछ तो करना है इनके लिए। इमोशनल कनेक्ट। एग्जैक्टली क्या करना है वो येट टू बी डिसाइडेड था उस समय। भगवान जाने। राइट। सो मैंने उस समय जो पहली चीज की वो ये की कि अभी तुरंत, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं आती है जब तक आप उस दलदल में कूदते नहीं हैं या उस मुहिम की शुरुआत नहीं करते हैं। जब तक आप रास्ता चलेंगे नहीं आगे तो आपको मंजिल दिखेगी नहीं। यहाँ से थोड़ी दिखेगा। अगर मुझे द्वारका जाना है तो द्वारका यहाँ से नहीं दिखेगा, पहले आपको रोड पे आना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो मेरी जो स्किल थी वो था कैमरा, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग। तो मैंने कैमरा उठाया, उस समय मेरे पास एडिटिंग मशीन थी जो आज भी है जी। और मैंने वहाँ के कुछ लोगों को प्रोमिनेंटली, जिनके जो त्याग हैं, हर एक सिपाही से लेके एक अफसर का, सबका एक त्याग है। उसने जब वर्दी पहनी है कुछ ना कुछ उसने हर दिन हर साल त्याग किए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, और हर एक फौजी अपने आप में हीरो है। करेक्ट। कुछ लोग ऐसा अच्छा काम कर जाते हैं जो महान हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, जिन्हें हम गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि और लोगों ने कुछ नहीं किया है। करेक्ट। सो मैंने ऐसे 3 स्टोरीज को पकड़ा। हरियाणा में गया, हरियाणा के एक गांव में मैंने वो तीनों स्टोरी शूट की। एंड सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो स्टोरीज का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि मुझे वो दिन याद है। नफीसा अली, जो कि कर्नल सोढी साहब की वाइफ भी हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, करेक्ट, उन्होंने उस स्टोरी को अपने फेसबुक पे डाला था। एंड वो मेरे लिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था कि मैंने स्टोरी में शायद इतनी जान डाली है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला। उसको संक्षेप में आप ये स्टोरीज को हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ज़रूर। सो बेसिकली वो जो एक स्टोरी थी उसमें एक फौजी था जिसने 65 और 71 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। अभी करंटली आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो आराम से 80 साल से कम नहीं होंगे जी। ज़्यादा उस समय पढ़ाई वाले नहीं होते थे, 8वीं पास लिया जाता था जी। तो उस समय वो भर्ती हुए थे। 65 की लड़ाई की बात रही होगी। उनके उस समय एक बेटा था, पहली संतान आप जिसे कह सकते हो, और शादी हो चुकी थी। तो बेटे की ना तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, और माँ जो वाइफ है वो बहुत ग्रामीण जगह से हैं, तो आप कह सकते हो कि पढ़ी लिखी नहीं है, मेडिकल की भी सुविधा उस समय नहीं। तो उन्होंने बोला कि फटाफट आ जाओ, इसे देखना है, इलाज कराना है। और पहला बच्चा हमेशा सबके लिए प्रिय होता है जी जी। बिकॉज ऑफ दैट ड्यूटी वो नहीं आ पाए और बेटे की मौत हो गई। जब बेटे की मौत हो गई तो उसके लास्ट राइट में आए थे। भगवान ने बोल लीजिए ये इस टाइम दोबारा लेके आए या समय ने फिर से पलटवार किया। ये बात अब शायद है 71 के आसपास की। दोबारा ऐसा ही हुआ। उस समय 2 बच्चे थे और एक और बच्चे की पूरी तरीके से तबीयत खराब थी, फिर छुट्टी नहीं मिली। वो लेडी हॉस्पिटल में लेके गई एडमिट कराने के लिए, बच्चा मर जाता है। ट्रेन में उसे अपने छाती से लगा के सफ़र करती है।
घर वापस आती है, उसका लास्ट राइड करती है, और इस बार उसे उसके दर्शन भी नहीं हुए अपने बेटे के बॉडी के। अब ये सोचिए कि दोनों समय जब उनके हस्बैंड को उनके साथ होना चाहिए था, तो वो अकेली बीवी जूझ रही थी, और हस्बैंड को भी उस समय इस बात का हमेशा मलाल रहा होगा कि काश मैं वहाँ पे होता, शायद मैं बचा लेता ज़िंदगी। सो वो स्टोरी काफ़ी दर्दनाक थी, वो हमने शेयर की थी, एंड वो हम सिर्फ एक ये दिखाना चाह रहे थे फौजी का त्याग क्या होता है। सो दैट वॉज अ स्टोरी, एंड वो काफ़ी अच्छी रही। उस स्टोरी को देखते हुए एक जयपुर के एक नॉट एग्जैक्टली बिजनेसमैन बट काइंड ऑफ बिजनेस क्लास पीपल की हम बात करें, उसमें एक ने देखा एंड ही लाइक द वीडियो। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, गौरव मुझे, उनका नाम था सिपाही बनारसी राम शायद, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा, गौरव मुझे इनको कुछ मदद करना है, क्या मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो? मैं जयपुर से दिल्ली ट्रिप मारता हूँ बिजनेस के लिए, तो आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनसे टाइम और उनका टाइम दोनों का फिक्स कराया और दोनों को आमने सामने मिलाया। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये कैश दिए उन्हें मेरे सामने, और जिन्हें दिए पहले मना किया, क्योंकि फौज में आदमी खुल के ये सब नहीं करता है, आदत नहीं है, चाहे मैं परिस्थितियाँ होंगी अंदर दबा लूँगा, मैं रिवील नहीं करूँगा। लेकिन थोड़ा हमने बोला, उन्होंने बोला और उन्होंने ले लिया। उस दिन इन्हें बहुत फक्र हुआ कि मैंने एक फौजी को अपने हाथों से दिया। जिसने दिया उसे बहुत अच्छा लगा कि कहाँ मैंने वीडियो देखी थी, मैं गौरव से भी मिला और उस सिपाही से भी मिला, और इस सिपाही को भी अच्छा ये लगा कि कोई मुझसे वहाँ मिलने आया और जिससे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं, उसने मेरी वीडियो को बनाया और कोई मुझे देने गया। वो दोनों के जो भाव थे ना, उसने मुझे, मैं कहूँगा, इतना प्रफुल्लित किया कि मुझे लाइफ में एक उद्देश्य मिल गया। यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर आप अपनी स्किल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक कुछ चमत्कार तो कर सकते हैं। एंड मुझे अब क्लैरिटी हो गई थी कि मुझे समस्याएं उजागर करनी है, क्योंकि शायद मैं वही उस समय कर सकता था, मेरे पास में वही स्किल थी, मैं दूसरों के उस पर निर्भर नहीं रह सकता, और ना ही इस मुद्दे को दूसरों पे निर्भर होना चाहिए। तो वहां से SOH का थॉट आया, बट क्लैरिटी अभी भी नहीं थी करना क्या है। वाह, कितना आपने एक्चुअली, मैं कई बार ये शब्द यूज़ करता हूँ टेलीपोर्ट करना, आपने तो एक्चुअली मुझे ऐसा फील करा दिया कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ श्री लाल के आसपास, और वो उधर से जयपुर से वो बिजनेसमैन आया हुआ है, और आई कैन रियली रिलेट टू दैट ट्रांजैक्शन ऑफ 5,000 रुपीज़ हैपनिंग। एक्चुअली हमारी जनता को ना काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। हमारी नेवी में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं विच आर अनटोल्ड, जिसका अगर मैं खुलासा करूँ ना तो कई लोग शायद रिलेट कर भी नहीं पाएंगे। बट एक छोटा सा लम्हा मुझे याद आता है। हम एक एंटी पायरेसी मिशन में गए थे, और एक मेरे सीनियर हैं, ही इज़ डूइंग गुड इन द नेवी राइट नाउ। उनके फादर एक्सपायर हुए, हमारी सेलिंग स्टार्ट हो रही थी। हम उसको प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस करते हैं उससे पहले थोड़ा। हमारा एक जहाज़ को हमें रेडी करना होता है, बिकॉज आप 3 महीने के लिए निकलने वाले हैं। उनके फादर एक्सपायर हुए, उस ऑफिसर को छुट्टी दी गई। वो ऑफिसर घर गया, फादर के राइट्स करे, और हमारी शिप को उसने मैसेज पहुंचा दिया कि आप फलानी जगह पे एंकरेज पे रहिएगा, मैं एक बोट से वहाँ पहुँचूँगा। सर ने अपने फादर के राइट्स करे, और जो नेक्स्ट बोट थी वो पकड़ के वो शिप में आया, और अगले 3 महीने तक वो हमारे साथ सेलिंग कर रहा था। एंड ही वॉज द नेविगेशन ऑफिसर ऑफ द शिप। मतलब हमारी शिप को चलाने वाला वो खुद ऑफिसर था। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। मतलब आप सोचिए, पूरी शिप उसके भरोसे पे चल रही है, डायरेक्शन दे रही है, जिसने खुद अपनी डायरेक्शन लाइफ में उस लम्हे में खोई होगी जी। वो कितने लोगों को इंस्पायर कर रहा होगा। और आज भी मैं ऐसी चीज़ों को याद करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे बलिदान शायद कम थे, लोगों ने इससे भी बड़े बलिदान करे हैं। और हमारी जनता को ना कई चीज़ें ऐसी समझनी भी पड़ेंगी कि फ़ौजी सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाता है ना। उसकी जो फैमिलीज़ होती है, उनको जिन चीज़ों से जूझना पड़ता है, जैसे आपने ये कहानी बताई, इस कहानी से तो मेरे घर की भी कुछ ऐसी कहानी थी, कैसे हमारी वाइफ्स इन चीज़ों को टैकल करती हैं। आई हैव हर्ड अ स्टोरी जहाँ पे एक लेडी स्कूटर पे प्रेगनेंसी होती है, वाटर बैग लीक हो जाता है। वो खुद स्कूटर पे जाके हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि हस्बैंड नहीं है वहाँ पे।
आपको यहाँ बुला के ना आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं फिर एक तो उसी रेल में वापस चला गया अपनी ज़िंदगी के जो मैंने 25 साल बिताए, और आज इस माध्यम से ना हम अपनी जनता को ये भी बता पाएंगे कि आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिपाही नहीं हैं, आज आप सपोर्ट हीरोज़ की टी शर्ट पहन के यहाँ पे आए हैं, और आपका जो रोल है, आप कैसे हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, जिसका आगे आने वाले पॉडकास्ट के दौरान आप कितनी और कहानियाँ सुनाएंगे। एंड आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जनता को ये चीज़ें थोड़ा समझनी चाहिए कि कई बार मुसीबतें सिर्फ वॉर में नहीं आती, बिल्कुल, पर्दे के पीछे भी बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। और कई बार काज लोग कहते हैं ना समस्याएं हैं, मैं उसे देखने का नज़रिया मेरा अलग है। जहाँ समस्याएं ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि मुझे मनी मेक करना है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपको अपने आप को ना साबित करने का मौका मिला है। सो मैं आपको बताऊं कि जब ये एसओएच का आइडिया आया था ना, दिमाग में आइडिया तो आ गया कुछ करना है, बट ये केसेस आएंगे कहाँ से जहां मैं लोगों की मदद कर पाऊं, ढूंढना पड़ता वो है भाई। बहुत बड़ा प्रश्न है सामने। बहुत क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना, मतलब आप मान लीजिए मैंने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम मुझे अगर खोलना है, राह चलते मुझे बहुत मिल जाएंगे, मुझे प्रकृति के लिए काम करना, मैं कहीं पे भी पेड़ लगा सकता हूँ। बट ये मुद्दा ऐसा है, कहने को ज़रूर है कि हर एक पड़ोसी के बगल में एक फौजी रहता है, लेकिन वो फौजी किस हाल में रह रहा है, किस दौर से गुजर रहा है, वो रिवील नहीं करता। पता है गौरव, जैसे आपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी ना, आइडिया तो आते हैं। ये आइडिया ऑफ पॉडकास्टिंग भी मेरे दिमाग में थोड़े वक्त पहले आया था। आज 8 या 9 एपिसोड के बाद एक्चुअली ना मुझे आज ऐसा कुछ कनेक्ट फील हो रहा है। जो मैं अनटोल्ड स्टोरी बोलता हूँ ना, आज मुझे लग रहा है कि उस अनटोल्ड स्टोरी का कहीं ना कहीं कनेक्ट बनेगा। और ऐसा नहीं है कि एसओएच की सिर्फ आपको इस मंच पे बुलाना है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी यकीन है कि एसओएच के माध्यम से मैं ऐसी कितनी सारी स्टोरीज़ हमारी जनता के सामने ला पाऊँगा, जहाँ पर हमारी जनता उनके साथ कनेक्ट भी करेगी और उन्हें ये मिसकंसेप्शंस ऑफ सो कॉल्ड पेंशन एंड इन चीज़ों से वो उठ के, थोड़ा ऊपर उठ के एक फ़ौजी और उसके परिवार की लाइफ को थोड़ा समझ पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे जयपुर के बिजनेसमैन या कितने और लोग हैं, वो हमारे एसओएच ऑर्गेनाइजेशन का जो एक आइडियोलॉजी है, उस चीज़ को समझ पाएंगे। आपने ना पैसे के बारे में बात करी, तो मैं एक सीधा क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। हमारी जनता में ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे एनजीओ का टर्म आ जाता है ना, वहाँ पे एक बोलते हैं साले फ्रॉड है। ऐसा है ना? नहीं, मैं सहमत हूँ बिल्कुल, वो टर्म दिमाग में आता है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप एसओएच एक एनजीओ है, तो सबसे पहली बात तो आप मेरे से काफ़ी यंग भी हैं, तो मैं एक थोड़ा सीनियर होके, एक पेंशनर होके आपसे ये पूछूंगा कि भाई घर कैसे चलाते हो, और दूसरा एनजीओ को अपने साथ लेके चलते हो या उसको अलग डायरेक्शन में रखते हुए उसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ गलत काम नहीं करते हुए अपना घर भी चला पा रहे हो। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपके आंसर से जनता मेरे क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छी तरह समझ पाएगी। और इसमें एक चीज और मैं आपकी तरफ से सलाह डाल देता हूँ, जो अक्सर और पूछा जाता है मुझसे। अच्छा, आपसे ये भी ये चीजें ऑलरेडी पूछी जाती है। बिल्कुल। मुझे लग रहा था मैं आपको कहीं ऑफेंड ना कर रहा हूँ। नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक जिस फोरम पे मैं जाता हूँ जी, उन प्रश्नों के साथ साथ ये शायद मुझे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है, ये दे दिया जाता है, ये आप ही के लिए बना है। एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल होता है ऐसे ना अजीब से क्वेश्चंस पूछना, बट अब हमने पूछ लिया है तो उसमें तभी मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। ये पूछा था यार, यू आर यंग इनफ, यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मनी, पैसे कमाने पे फोकस करो ना यार, ये सेवाएं तो बुढ़ापे में होती है जी। ये और ऐड करना चाहता हूँ जो आता है। तो इसका एक सवाल मैं जो आपने पूछा उसका मैं आपको जवाब, उसने गलत नहीं बोला था, मैं बुढ़ापे में ये काम कर रहा हूँ। सो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ जी। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तब आपको इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान का जन्म सबसे बेहतर जन्म माना गया है। 84 लाख यूनिया, राइट। और ये भी कहा जाता है कि जितना इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, इतना किसी भी जीव जंतु में नहीं है। तो मुझे भी इस बात से अगर मैं कनेक्ट करूं, ऊपर से मैं हिंदू भी हूं, ब्राह्मण भी हूं, तो मुझे भी ये लगता है कि मैंने अच्छे कर्म शायद किए होंगे, बट कर्म किए हैं
आज मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पुराना मुझे नहीं पता, बट आज मैं कर रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है, एहसास हो रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुझे वर्दी पहनने का भी एक जज्बा था और शौक था, क्योंकि मैंने अपने पापा को पहनते देखा है, सलूट लेते देखा है, सलूट देते हुए देखा है जी। सो पहला फौजी के बच्चे के लिए पहले हमेशा वो आता है कि उसे यूनिफॉर्म पहनिए। सो मेरे अंदर भी था, लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चा फिट हो अपने बाप की तरह, तो मैं भी फिट नहीं था, शायद इसलिए नहीं लिया That's okay. वो। लेकिन हमेशा एक ललक थी कि कभी ना कभी अपने उस नाम को और वो पापा के उससे को जोड़ना, साथ में लेके चलना, और ये जो स्पार्क है वो पहले जगना जरूरी है, चाहे वो कोई भी सोशल मुद्दा हो जी। तो वो स्पार्क मैंने आपको बताया जी। सो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा परिवार इस कलयुग में मिला है जहाँ मेरे भाई हों, चाहे मेरी भाभी हों, और चाहे मेरी वाइफ हो। हमारी तीनों की वाइफ दे ऑल आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, उनका कोई फौज से लेना देना नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि फौज का लेफ्टिनेंट, आर्मी का लेफ्टिनेंट और नेवी का लेफ्टिनेंट में फ़र्क क्या है, कैप्टन नेवी का जो होता है और कैप्टन आर्मी का होता है उसमें बराबर और छोटा कौन है किसी को नहीं पता, रैंक्स का भी नहीं पता। बट मेरी क्लियर कमिटमेंट अपने वाइफ से थी शादी करने से पहले कि मेरा एक जज्बा है कि कुछ अपने फौजियों के लिए, अपने फौजी फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करना। क्या करना है, कैसा करना, उस समय मुझे क्लियर नहीं था, बट मैंने कहा था कि मैं शादी इस कंडीशन में करना चाहूँगा कि कभी कुछ इस चीज़ पे मैं करूँ और अपने आप को ज़्यादा, मतलब आप फोकस कर सकें। राइट, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अपनी घर की फील्डिंग्स को सेट कर लिया। बिल्कुल। अब आप एनजीओ वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपकी खुद की रोजमर्रा की जिंदगी आप कैसे मैनेज करते हैं। हर इंसान को पैसा चाहिए कमाने के लिए। सो जब मैंने एक कॉज स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई वाज 26। ओके। आज मैं 35 हूँ जी। तो उस समय तो और पैसों पे फोकस होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सबसे पहले कंप्लीटली बोरिया बिस्तर मुंबई से मैंने नहीं बांध लिया था। बोरिया बिस्तर मुंबई से बांधा था लेकिन अपनी फील्ड से नहीं बांधा था जी। तो क्योंकि फील्ड यहाँ पे थी एंड काम भी मुझे यहीं से स्टार्ट करना था, तो आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्शन हाउस जो मुझे जिंदा रखेगा। तो मैंने जहाँ पहले किसी के साथ काम करता था, अब मैं अपने लिए खुद काम करने लगा। तो मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठाए जी एड मेकिंग के, और उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज, उनके लिए मैं शॉर्ट फिल्म्स, उनके लिए मैं टीवी एड्स बनाता था, ओके, कमर्शियल्स बनाता था उससे, और उतना ही चार्ज करता जो मुझे चाहिए। मैं बहुत हाई फाई नहीं करता बिकॉज मैं इनिशियल डेज में भी था तो मैं नाम नहीं था, तो वहाँ से मुझे मिल जाते थे। उसके बाद धीरे 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 मैं दोनों को बराबर बैलेंस करने लगा। ओके कि मुझे इस कॉज को भी रखना है क्योंकि टाइम 24 ही घंटे हैं, फैमिली को भी देना है, कैसे आप मैनेज करोगे। सो दोनों को साथ साथ करने लगा। तो वो जो जीविका थी वो मेरा प्रोडक्शन हाउस बना रहा। कुछ मैंने सेविंग्स वहाँ मुंबई में की थी, कुछ यहाँ से कमा के वो किया। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ फॉर्चुनेटली शी इज़ वर्किंग, उस समय वर्किंग नहीं थी, 2 साल बाद उनकी जॉब लगी शादी के बाद। तो माई वाइफ इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, शी इज़ ऑल्सो अर्निंग गुड। मेरा एक छोटा सा बेटा है, अभी जस्ट 5 साल का हुआ है, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बेटे को लेके भी नहीं है। रही मेरी बात, तो अभी मैं कहूँ कि अब क्योंकि हमारा कॉज बड़ा हो रहा है तो या तो यू हैव टू हायर समवन जो आपका डमी बन सके, या तो आपको कूदना पड़ेगा। और अब तो आप 20 से ज़्यादा राज्यों में आप फैल चुके हैं जी, तो या तो आपको कूदना पड़ेगा। सो मैं अब कुछ समय से डेडिकेटली इसी में हूँ, और मेरे पास नए क्लाइंट्स पकड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। क्लाइंट्स इन द सेंस, राइट, जो मेरे प्रोडक्शन हाउस के मैं बता रहा हूँ, और जो एग्जिस्टिंग है उनसे भी मैं तब काम करता हूं जब हम दोनों का तालमेल समय पे बैठे। सस्टेनेबल मॉडल बन चुका है टू सम एक्सटेंट, एंड अभी उसमें आप ग्रोथ को फोकस नहीं कर रहे, एसओएच में ग्रोथ कर रहे हैं। सो मेरा फैमिली सपोर्ट की बात करें तो मेरी ऐसी कोई नहीं कि मुझे लाइफ में ताजमहल बनाना है कुछ, और मैं कि मुझे इतना कमाना है। कमाने का कोई सर फिक्स नहीं है। मैं 5 करोड़ कमा लूँ तो भी कम है। मैंने देखा आज की डेट में, और आपने भी सुना होगा, आज की डेट में ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है जिसमें 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ चाहिए, आदमी फंड रेस पे जाता है, जीविका उसकी खत्म हो जाती है, और फिर भी बच्चे को नहीं बचा पाता है या फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाता है। सो कोई एक अमाउंट फिक्स नहीं कर सकता। बट मैं इस बात में मानता हूँ, आज अगर मैंने 26 साल में शुरुआत की है तो आज से 50-60 साल बाद, जिसे आपकी भाषा में रिटायरमेंट के बाद सेकेंड इनिंग कहते हैं, मेरी फर्स्ट इनिंग ही ऐसी होगी कि मैं सेकेंड इनिंग देखने का मतलब ही नहीं है, एंड आई विल बी मास्टर इन माई फील्ड। करेक्ट। सो क्यों ना उस चीज को बनाओ, क्योंकि आज मैं स्पार्क लेके ना कमाने पे फोकस होऊंगा। बुढ़ापे में जज्बा होगा पर शरीर जवाब दे चुका होगा। बिल्कुल सर। और मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में जो आग लगी है वो बुझ जाए। सो मैं उसको अपने साथ लेके इसलिए इसमें आया हूँ, एंड इसीलिए कर रहा हूँ।
आप मुझे आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि कैसे आपने एनजीओ को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करा हुआ है। एसओएच के इनिशियल स्टेज में जब आप फाउंडेशन स्टेज पे थे, तो आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए? दैट इज़ वन थिंग। अब इसके अंदर एक फौज का रुख रहता है, एक जनरल पब्लिक का भी रुख रहता है, तो उसमें आपको कितना सपोर्ट एसओएच के ड्यूरिंग द फाउंडिंग डेज में रहा? मैं आपको बताऊं तो सच में शुरुआती दिन बहुत स्ट्रगल भरे थे, बरसाती दिन थे। बिल्कुल। आपको आग तो लग गई, बट आग लग तो गई है, लेकिन उसे आपको जला के भी रखना है, लेकिन जलाएंगे कैसे? बिल्कुल सर, वो चाहिए ना, आपको सोर्सेस चाहिए। सो अब हमें चाहिए केसेस, तेल पानी। बिल्कुल। सो चाहिए था हमारे लिए तेल पानी केसेस से। अच्छा। सो हमने वही अनाड़ी की तरह, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता उतना, हम पहुंच गए दिल्ली कैंट में, जहाँ पे आपका फौज का DIAV है, डायरेक्टरेट इंडियन आर्म वेटरन्स। जी। सो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्म वेटरन्स में एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके केसेस आते हैं जिन्हें हेल्प चाहिए किसी भी सेंस में। हम वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा सर, तब हमने नाम सोच लिया था सपोर्ट आवर हीरोज, एंड हमने रजिस्टर भी कर लिया था। बट ये मानो रिबन काटने के लिए हम वहीं पे पहुंचे, क्योंकि केसेस वहाँ से मिले। तो हमने कहा आपके पास ऐसे केसेस हों जहाँ पे आपको लगता है कि उसे नीड है और आपके पास समय पे मदद नहीं पहुंच पा रही हो या किसी कारण से पेंडिंग हो, वो आप हमें दे दीजिए, हम मदद करना चाहेंगे। तो आंसर था, वहाँ पे एक मेजर साहब थे एंड सब मेजर नायर थे। ये सिंपली सेड, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसकी मदद ना हुए। सारे केसेस हो चुके, देयर आर सो मेनी वेलफेयर डिपार्टमेंट, सब चंगा है, सब चंगा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा दिमाग में एक प्रश्न था जो मैंने ऑन द स्पॉट कहा, तब और गर्म खून था, और फिर मैं निकल आया। मैंने कहा कल जो विडो बनी होगी क्या उसकी आज मदद हो गई होगी? इतना इंस्टेंट काम हो गया होगा। एंड वो भी शांत थे और मैं भी शांत था। मैं निकल लिया वहां से, बिकॉज इतना क्विकली एक्चुअल में हो सकता। तो मेरे लिए प्रश्न था, क्यूरियोसिटी भी थी प्लस प्रश्न भी था, सो वो दोनों मिक्स था। मुझे आंसर नहीं मिला, मैं वहां से निकल आया। बट अब रीजन था, मैंने ऐसा सोच तो लिया काम क्या करना है, केसेस कहाँ से आएंगे, बिकॉज ये ऐसे केसेस हैं जो आपको नेट पे सर्च मार के नहीं मिलते, राह चलते आपको नहीं मिल जाएगा फौजी, ढूंढना पड़ेगा सर। सो वो स्ट्रैटेजी सोची क्या करें। तो रंजीत एंड हम दोनों ने मिलकर सोचा क्या किया जाए। तो हम आगे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, देसी तरीके पे। कहा जाता है गाँवों में आज भी हाउस नंबर नहीं होता है, आपको आपके पापा दादा नाना के नाम से पहचाना जाएगा, ये फलाने का पोता, ये फलाने की पोती है, ऐसा जाना जाता है। और गांवों से ही ज़्यादा लोग फौज में जाते हैं। कैसे उन तक पहुंचा जाए? सो हमने यूपी का डेटा निकाला, यूपी का ऑनलाइन प्रधानों का डेटा निकाला, प्रधानों के फ़ोन नंबर्स मिल गए। हमने प्रधानों को फ़ोन करना स्टार्ट किया, रंजीत ने और मैंने। सो हम लोग टिपिकल एज अ कॉल सेंटर काम करना स्टार्ट किया और फ़ोन करते थे कि हम सपोर्ट आवर हीरोज दिल्ली से बोल रहे हैं। और वो वाला तो आपका पहले जज्बा रह चुका था, टिपिकली फ़ोन करने वाला। सो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसने मदद कर दी। तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है जिसने सिखाया है। तो फ़ोन करना स्टार्ट किया कि हम वहाँ से बोल रहे हैं कि आपके गांव में, आपकी नज़र में कोई ऐसा फौजी या फौजी परिवार हो जिसे किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, आप हमें कनेक्ट कराएं। तो आंसर आते थे, नहीं साहब ऐसा कोई नहीं है, साहब पता नहीं, साहब देखना पड़ेगा साहब। एक दिन किसी ने बोला सर एक है, मैं आपको कल संपर्क करता हूँ सर, आपका नंबर यही है, सेव करूँ? मैंने कहा। अगले दिन मेरी बात हुई और वो केस था, ये आपका फैज़ाबाद पड़ता है, फैज़ाबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे था। सो वहाँ की स्टोरी ये थी कि 17 जवान इकट्ठे शहीद हुए थे मणिपुर में। वो कैसे हुए थे? वहाँ पे गाड़ी जो थी वो ढह गई थी, नीचे धड़ाम से गिरी खाई में और सब मारे गए थे। तो उसमें एक सिपाही था, उसकी भी मौत हो गई थी। तो उससे कनेक्ट कराया, वो फैज़ाबाद से, राइट। तो उससे जब कनेक्ट कराया तो हमने, बच्चों की एजुकेशन वाज द मेन प्रॉब्लम, तो हमने वहाँ पे उसकी मदद किया। स्कूल से बात करके हमने सेटिंग की कि 2 बच्चे पढ़ते हैं, एटलीस्ट एक ही फ्री कराई जाए, उसने किया। और दूसरे के लिए हमने कुछ इनिशियल डेज पे हाफ फीस देना स्टार्ट किया। करेक्ट। और जब ये मदद डिलीवर हुआ तो दैट वाज आवर फर्स्ट केस। वो हमने उसकी यूनिट को लिखा, हमने और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से उन्हें ये केस लिखा, जिससे कि अपना अस्तित्व बताने के लिए कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, लोगों को पता तो रहे। सो कहा जाता है जैसे एक खुशहाल इंसान की नज़र में एक खुशहाल जिंदा होता है, वैसे एक दुखाल या परेशान व्यक्ति की नज़र में एक परेशान जरूर मिलेगा। तो जब ये फर्स्ट केस की हेल्प हुई तो हमने उससे हेलो हाई किया, बातचीत की, उसने शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने कहा आपकी नज़र में कभी कोई ऐसा हो तो बताना। कहा साहब एक है। तो ऐसे ही, क्योंकि जो धक्के खा रहे हो तो उनकी नज़र में धक्के वाले आ जाते हैं,
तो ऐसे ही एक से दूसरी कड़ी, दूसरे से तीसरी कड़ी मिली, तो हमारे पास केसेस आपसी कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑफ माउथ, आपको मदद कर दी तो आपने किसी और को बता दिया, वहां से स्टार्ट हो गए। आप ये कहीं सलमान खान से प्रेरित तो नहीं होते कि थैंक्स मत करना, मेरी जगह थैंक्स करने की जगह और दो की मदद करना? नहीं, वो थैंक्स वाली बात में आई थी मूवी। अच्छा, वो लोग आपसे इंस्पायर हुए थे? पता नहीं। सो वहां से कड़ी स्टार्ट हुई केसेस मिलने की जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि बाहर ना एक धारणा है फौज के अंदर भी और फौज के बाहर भी, सिविलियन में, जो आपने बोला कि कितना आपको सपोर्ट मिला। सो मैं ये बताऊं कि बाहर धारणा ये है लोगों की कि फौज में ना समस्याएं होती ही नहीं है। जनरल लाइफ में लोगों को लगता है इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारा ना करोड़ों अरबों का डिफेंस बजट जाता है। उन्हें ये नहीं पता डिफेंस बजट में आता क्या क्या है, क्या उसमें सैलरी है, पेंशन है, एमुनेशंस है, क्या है नहीं पता, बट करोड़ों अरबों का जाता है। तो आदमी को आलू भालू नहीं पता तो क्या कहेंगे आप। दूसरा, फौज में सब कुछ फ्री में मिलता है जबकि ये नहीं पता आपको हर चीज़ का पे करना पड़ता है। वो नॉमिनल हो सकता है, वो सरकारी रेट हो सकता है, बट फ्री में कुछ नहीं होता। तीसरा चीज़, फौज में आदमी जिसने भी वर्दी पहन ली उसे पेंशन मिलती है, बिल्कुल। और अगर शहीद होता है तो उसके फैमिली को सफिशिएंट फंड मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कई ऐसे प्रश्न हैं, और प्रश्न का मैं अगर बताऊं कि फौज में ना एक रूल है जो मैं आपको जनता को बताना चाहूँगा कि पेंशन पाने के लिए आपके की जो सर्विस है एटलीस्ट 15 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 15 साल की सर्विस नहीं हो पाती, उसमें एक दिन भी पूरा नहीं होता है, तो आप पेंशनेबल नहीं है, आपको पेंशन नहीं मिल सकती है। और जब आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आपको ऐसे एक्स सर्विसमैन की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं आप उससे वंचित हो जाते हैं। सो ये कहानी है। अब ये धारणा पहले बदलनी थी जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाएँ फौजी प्रॉब्लमों को। करेक्ट। और आर्मी में ये है कि आप स्ट्रेंजर हो, आपको कोई अंदर आने नहीं देगा, डिटेल्स शेयर नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। सो जब ये हम केस सॉल्व करते थे हम लोगों को भेजते थे फौजी डिपार्टमेंट को, ये ऑब्स्टिकल्स आते थे। हाँ। और सिविल में आपने जैसे पॉडकास्ट पे आज हमें बुलाया, तो उस समय छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो अपने समाज के भले के लिए उन्होंने अपने आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे सिविलियन, अपना समाज के हेल्प के लिए उन्होंने कुछ सोसाइटी या कुछ बनाया हुआ था। उन लोगों ने हमें अपने फोरम पे बुलाया कि ये आप लोगों को ज्ञान दें, इंफॉर्मेशन दें। सो वहाँ से अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी था। तो पहले जो मिथ है, ये जो दिमाग में फितूल है लोगों का, उसे क्लियर करना ज़रूरी था, जो हमने स्टार्ट किया वहाँ से। और ये 2016-17 की ही बात चल रही है। हाँ, राइट। और यहाँ पे फ़ौज की अगर बात करें, सो जब हम केसेस करने लगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस डिपार्टमेंट ने गेट बंद कर दिया था हमारे मुंह पे, आज उस डिपार्टमेंट से सिर्फ गेट ही नहीं खुले हैं, वो हाथ मिलाता है, कंधे पे हाथ रखता है, साथ में चाय पीता है, और वही डिपार्टमेंट आज हमें केसेस शेयर करता है। सो ये अचीवमेंट रही है, गेट बंद से लेके साथ चाय पीने तक की। फ़ख्र की बात है मेरे दोस्त, एंड आई कैन रियली रिलेट कि जब ये पहला केस की आपने कड़ी हमें समझाई, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी लगता है कि आसान होगी, बट ये जब 9-10 साल की जो का टाइम पीरियड जब निकलता है ना, उसमें जब आप केसेस के साथ अटैच होते हैं तो उसमें भी क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, वहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता। अभी आपकी टीम कितनी बड़ी हो चुकी है, और अपने वेटरन्स के बारे में या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ज़रूर। हमारी टीम की खासियत ये है कि हमारी टीम में तीनों सर्विसेज से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंस है, जिसमें एक है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जे एस ढिल्लों साहब, जो आपके पॉडकास्ट पे भी आए थे। उनकी 5 पीढ़ियाँ फौज में रही हैं। करंटली उनका जो बेटा है 5th जनरेशन सोल्जर, ही इज़ अ सर्विंग कर्नल। राइट। दूसरे एयरफोर्स से हैं विंग कमांडर विनोद नायक, VRCN बार 2 बार वीर चक्र उन्हें मिला है, एक 65 की लड़ाई में, एक 71 की लड़ाई में, और ही वॉज जस्ट अंडर ट्रेनिंग जब उन्हें 65 की लड़ाई में 22 साल के थे और पहला वीर चक्र मिला था। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल भी हैं, मेरे दिल के बहुत क्लोज भी हैं। उनका नाम, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शोहरत, मैं उनका 10% भी अगर बन जाऊँ तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। हम सौभाग्यशाली हम अपने आप को तब मानेंगे जब हम उन्हें इस मंच पे बुला सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि अब शायद वो इस मंच पे कभी ना आ सके। वो लास्ट ईयर 30 जनवरी 2024 में एक्सपायर हो गए थे। आई एम सो सॉरी। आई थिंक मेरे को ऐसा मैंने प्रिज्यूम करा कि ही स्टिल पार्ट ऑफ द
Yes, he is still and will always be part Correct. of I can this understand the SOH. feelings now. जब तक हम जिंदा हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो हमेशा रहेंगे. एंड सर के नाम के ऊपर हमने एक स्कॉलरशिप भी रखी है, सो आल्सो शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट. यू नो ये बहुत ज़रूरी है. यू नो अभी जैसे मैंने अगर थोड़ा सा भी स्टडी करा, अगर मेरे भी नॉलेज पोर्टल में ये सब चीज़ें नहीं आ पाई हैं, तो आपने जैसे स्कॉलरशिप्स की बात करी, अभी तो बहुत कहानियाँ हमें डिस्कस करनी है. ये चीज़ें ही तो हमें जनता तक पहुँचानी है. ठीक. सो मैं आप विनोद सर के बारे में बताऊं. विनोद सर एयरफोर्स के इतिहास में सिर्फ ऐसे 5 ऑफिसर्स हैं जिन्हें 2 बार वीर चक्र मिला. उनमें से एक लौते वो थे जो लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए. फिर एक कर्नल आर डी शर्मा है. ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आवर ग्रुप. हमारे भीष्म पितामह 63 कमीशन. अच्छा. वन ऑफ द रनवे जो आपका IG एयरपोर्ट में, वो इनकी निगरानी में बना था. ओके. इसके बाद एक आप ही के भाई बंधु हैं, नेवल कमांडर गभी कुमार. ही करेंटली वो अभी US में है. अच्छा. और आई थिंक वो सर 2003 या 4 में रिटायर हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. सो बहुत बढ़िया आदमी है. ही इज़ अ स्पीकर, ही इज़ अ मॉडल. वहाँ पे मॉडलिंग भी करते हैं और भी कई चीज़ें करते हैं. वाह. और ये मॉडलिंग का शब्द मेरे ख्याल से हमारे नेवी वालों के साथ जुड़ ही जाता है. आई थिंक आपकी वो जो यूनिफॉर्म है ना, वाइट वाली, वो डैशिंग होती है. जी. सो शायद वो पता नहीं ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी निखर जाती है. देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑलिव्स एंड व्हाइट्स. इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. करेक्ट. फिर एक है कर्नल जैन. कर्नल जैन और कर्नल शर्मा इज फ्रॉम सेम 63 कमीशन बैच. और एक है हमारी मैडम JS ढिल्लों, वाइफ ऑफ जनरल ढिल्लों. सो ऐसे 8 लोगों की हमारी कोर टीम है, इंक्लूडिंग माय ब्रदर एंड मी. सो 8 लोगों की मेन कोर टीम है. जब हमने शुरुआत की थी तो हम 2 लोगों ने किया था, रंजीत और मैंने. ऑफ कोर्स. उसके बाद इसका आप तो इसके जो इसके लोअर लेवल पे जो ग्राउंड पे जो काम करने वाले उसमें हमारे हर एक राज्य में वी हैव वॉलंटियर्स. ओके. और वो वॉलंटियर्स का मैं आंकड़ा इसलिए ऐसे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज क्या है, हर एक रीजन छोटा और बड़ा है. तो उनके जो नंबर्स हैं वो कम और ज़्यादा है. करेक्ट. सो उस केस में जितने भी टीम मेंबर्स हैं ये वो सारे वॉलंटियर्स हैं. तो ये वॉलंटियर्स भी 100 के आंकड़े में हैं. आप अंदाज़ा लेके मैं 100 तो नहीं बोलूँगा, बट ये है कि 60 के आसपास होंगे अंदाज़ा. राइट. जिसमें अच्छा हमें ये मिल जाता है कि तुरंत हेल्प डिलीवर करना, तुरंत केस को वेरीफाई करना, लोकल भाषा में कनेक्ट करना, वो हमें इजी हो जाता है. सो आपने ये जो बात अभी बोली, तो SOH के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो जनता को थोड़ा अपने क्लैरिटी से समझाएं. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जी. इससे पहले, वो ये कि नॉर्मली ना जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं उसमें ना पहले से ना अपना लाइन ऑफ बिजनेस लोग बाहर कहते हैं और सोशल वर्क में कहा जाता है प्रोजेक्ट्स. ओके. वो पहले से सोच लेते हैं कि मुझे सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ ओल्ड एज पे फोकस करना है. बट एक्चुअली हमें समस्याएं नहीं पता थी क्योंकि हमारा सेगमेंट बहुत डिफरेंट है. हमारा है फौजी और फौजी परिवार, लेकिन उनकी पहले प्रॉब्लम है आप समझोगे तभी तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे. आपको जब तक समस्या नहीं पता आप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं. तो एक तरह से आपकी यूनिकनेस क्या हुई? सो हमारी यूनिकनेस ये थी कि हम लोगों ने काम करते हुए लोगों के पहले समस्याएं समझी और समझने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाए. हमने पहले प्रोजेक्ट नहीं सोचा था घोड़े की चाल चलना है, ये नहीं सोचा था. हम हर चाल चलेंगे जहां हमें हवा लेके जाएगी जी. और देन हम डिसाइड करेंगे अपना रास्ता कि कैसे चलना है. देखिए, आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे प्रोजेक्ट पिट्ठू हो गया, जिसमें आप पेंशनर्स को एक अलग ग्रुप में 65 ईयर्स से ज़्यादा के एज के पेंशनर्स को आप एक मदद प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ. आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने एक सारे प्रोजेक्ट्स जो आज तक के आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में जनता को बताएं. और उनसे, आपने जैसे बोला कि आपको पहले से कुछ पता नहीं था कि हमारे क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आई एम श्योर कोई ना कोई एक केस स्टडी होगी, कोई ना कोई कहानी होगी जो हर एक प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आपके मान लीजिए 4 या 5 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, तो उसके साथ मुझे लगता है कोई ना कोई कहानी जुड़ी होगी. तो आप जनता को अपनी ज़ुबानी वो कहानी बताते हुए फिर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं. सो जैसे मेरी कहानी स्विच करने का एक है रीज़न या कहानी, हर एक प्रोजेक्ट की एक कहानी है. ये बात आई थिंक 2018 की रही होगी और 19 की. एक केस है जिसके बारे में मैं आपसे भी कहूँगा और जनता से भी कहूँगा कि आप जस्ट इंटरनेट पे सर्च करना, सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली. सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है.
ये इतना वायरल केस हुआ था कि आपको बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, उसमें सब जगह आपको कवर मिलेगा। आप ये सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ सारे मंत्रिमंडल, सारे बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ अगर ऐसा केस कुछ हो सकता है तो देश के अलग अलग कॉर्नरों पे, जहाँ पे या तो आवाज़ उठा नहीं सकता आदमी, या उसे आइडिया नहीं है कि अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाए और कैसे जाए। सो बात ये है तब की, और इस केस को ट्वीट किसने किया था? हमारे एक्स एमपी और एक्स क्रिकेटर गौतम गंभीर ने। मामला अब गंभीर हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस एपिसोड के इस पार्ट के बाद पार्ट 2 में गौरव शुक्ला कितनी सारी स्टोरीज का खुलासा करने वाले हैं। मामला पक्का और रोमांचक हो जाएगा। Don't forget to like, share, and subscribe to your favorite channel, The Commander Victor Mike, and listen to the untold stories of such inspirational people right here, right now.